चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस किया था। हम लोगों ने अलग अलग प्रोसेस में बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ हीट ट्रांसफ़र फाइंड आउट किया था, ठीक ना। इसके बाद हम लोगों ने फ्री एक्सपेंशन देखा कि फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन के अलावे हम लोगों ने आइसोलेटेड सिस्टम को डिस्कस किया और देखा कि आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो हीट का ट्रांसफ़र हो पाता है और ना ही वर्क का ट्रांसफ़र होता है, जिसके कारण उसकी इंटरनल एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट लॉ के ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक ना। तो आज हम लोग जो भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने सीखा है, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पहले डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे ओपन सिस्टम की तरफ, जिसे हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम भी कहेंगे, ठीक ना। तो हमने क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम देख लिया है और आज हम लोगों को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी है। किसके लिए? ओपन सिस्टम के लिए, ठीक ना। इसी ओपन सिस्टम को हम लोग आज कंट्रोल वॉल्यूम कहेंगे और देखेंगे कि ऐसा क्यों ओपन सिस्टम को हम कंट्रोल वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो फिलहाल कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ एक एक करके और उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देखते हैं जो हमारा प्रॉब्लम है, हिंदी में मैंने आपने लिख रखा है और यहाँ पर मैंने उसको इंग्लिश में लिखा है। अ सिलेंडर हैविंग वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। एक सिलेंडर आपको दिया है जिसका आयतन कितना है, 1 मीटर क्यूब है। कंटेन्स ऑक्सीजन, सिलेंडर के अंदर क्या है भाई, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। एट 1 बार, ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 1 बार है और टेम्परेचर कितना है, 47 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपको क्या निकालना है, फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन इन द सिलेंडर। सिलेंडर में कितनी गैस है उसका मास निकालना है आपको, ठीक ना। आपको यूज करना है टेक आर बार। आर बार है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 8314। ध्यान दें ये किस में दिया है, जूल में दिया है, जूल पर मोल पर केल्विन में। क्लियर है। अब बात आएगी कि सर अप्रोच कैसे करना है। कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखें तो अप्रोच कैसे करना है। पहला काम ये करना है आपको, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, तरीका यही है। सबसे पहले क्या चीजें आपके पास उपलब्ध हैं उनको एक जगह लिखिए और दूसरा काम करना है, लिखने के बाद सभी का यूनिट चेक करके सभी को किस में कन्वर्ट कर लें, एसआई यूनिट में। ये काम बिल्कुल बेसिक और प्राइमरी है किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्या पूछा है ये बाद की बात है, पहले क्या दिया हुआ है वो चीज हमें लिखना है। सबसे पहले देखें तो हमें दिया हुआ है वॉल्यूम, कितना दिया है भाई, 1 मीटर क्यूब। और ये ऑलरेडी किसमें है, एसआई यूनिट में है, ये ऑलरेडी किसमें है, एसआई, तो इसको कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, प्रेशर किसमें दिया है, 1 बार, एसआई यूनिट में नहीं होता है। प्रेशर का यूनिट क्या है, पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल, ठीक ना। 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल। और आपको पता है 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 बार किसके बराबर होता है, 10 टू दी पावर 5 पास्कल, या इसको आप सिंपली लिख सकते हैं 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर। अब ये किसमें हो गया भाई, एसआई यूनिट में। तीसरी चीज क्या मालूम है आपको, टेम्परेचर कितना है, 47 डिग्री। अगेन डिग्री सेंटीग्रेड भी एसआई यूनिट नहीं है, केल्विन है। हम लोगों ने कल ही सीखा था, इसमें कितना जोड़ दें, 273। तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, 4 और 7 11 1 12, 320, ठीक है। अब प्रत्येक चीज किस में कन्वर्ट हो गया, एसआई में कन्वर्ट हो गया। और आपको निकालना क्या है, मास।
ये तरीका है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। क्या क्या दिया है और हमसे क्या पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से देखें, v मालूम है, p मालूम है, t मालूम है, और क्या पूछ रहा है। अब एक ऐसा रिलेशन खोजिए जिसमें m भी हो, p भी हो, t भी हो, ये सारी चीजें हो। कौन सा रिलेशन है भाई? आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा था अभी। आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू mRT। अब देखिए, इसमें P आपको मालूम है, V आपको मालूम है, M आपको निकालना है और T आपको मालूम है। लेकिन ये सब M हम अगर यहां से लिखें, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PV अपॉन RT। सब कुछ मालूम है एक्सेप्ट R। यदि आपको R मालूम चल जाए तो आप मास क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही? अब बात आई कि R कैसे निकालें। यहां R है क्या? गैस कांस्टेंट। इसी को हम कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। अलग अलग गैस के लिए इसकी वैल्यू अलग होती है। जब मैंने आइडियल गैस इक्वेशन बताया था तो वहां मैंने इसकी वैल्यू बताई थी। R इज इक्वल टू क्या होता है? R बार अपॉन म्यू। जहां R बार है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और म्यू है मॉलिक्यूलर वेट। किसका? जिस गैस का आप निकालना चाहते हैं। तो आप ये R किसके लिए निकालेंगे? O2 के लिए निकालेंगे। तो जरा देखिए, R बार की वैल्यू कितनी है? 831। और ऑक्सीजन का O2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा भाई? 32। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। 2 मॉलिक्यूल है तो कितने हो गए? 16। और एटॉमिक वेट उसका डबल, 16 दूनी 32। इसको डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है? 259 8 1। ठीक है, चलो अब सिंपली क्या करना है? ये वैल्यू यहां पे पुट कर देनी है। बात समझ में आ रही है? और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज P कितना हो गया? 10 टू द पावर 5। V कितना हो गया? 1। R 259.81 इंटू T 3, फिर 47 अभी सिखाया है, 320। बताइए कितना आ रहा है? 1 बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम में अप्रोच करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये तरीका होता है। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए, फिर दूसरा प्रॉब्लम देता हूं। अगला प्रॉब्लम है आपका जिसमें दिया गया है फॉर अ क्लोज सिस्टम। एक क्लोज सिस्टम दिया गया है ड्यूरिंग अ प्रोसेस 1 to 2। हमें एक प्रोसेस लेना है और सिस्टम को क्या मानना है? क्लोज। प्रोसेस हमारा है 1 to 2। इस प्रोसेस के दौरान हीट ट्रांसफर इज 20 किलो जूल। जो हीट ट्रांसफर की वैल्यू है वो +20। ये है, प्लस का मतलब है साइन कन्वेंशन। अगर प्लस है यानी पॉजिटिव, यानी ये हीट सिस्टम को दिया गया। और वर्क ट्रांसफर इज +50, यानी ये वर्क ट्रांसफर भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये वर्क सिस्टम के द्वारा किया गया है। बात समझ में आ रही है? पूछ रहा है इफ द सिस्टम रिटर्न टू इनिशियल स्टेट 1। पहला प्रोसेस क्या था? 1 से 2। अब कह रहा है कि प्रोसेस को उल्टा कर दिया गया, तभी तो 2 से कहां आएंगे? 1। ध्यान से पढ़े, इफ द सिस्टम रिटर्न टू इनिशियल स्टेट 1। कह रहा है कि पहले तो प्रोसेस 1 से 2 था, जिस दौरान इतना हीट ट्रांसफर था और इतना वर्क ट्रांसफर था। लेकिन यदि इस प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाए, यानी अब कहां से कहां जा रहे हैं? 2 से 1। तब क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग विच। और जब 2 से 1 आ रहे थे तो उस दौरान हीट ट्रांसफर कितना है? -10 किलो जूल। ध्यान रखें, -10 किलो जूल, यानी ये हीट सिस्टम से कहां जा रहा है? बाहर जा रहा है। ठीक ना? तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क ट्रांसफर। तो इस प्रोसेस के दौरान आपको क्या निकालना है? वर्क ट्रांसफर निकालना है। बात समझ में आ रही?
फिर से कैसे अप्रोच लेना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे समझें कि इसके लिए किस फॉर्मूले का यूज करना है, ठीक ना। आइए देखते हैं। पहला तरीका क्या है, पहले जो चीजें भी दी हुई हैं उनको क्या कर लें, नोट कर लें, ठीक। सबसे पहले फॉर प्रोसेस 1 to क्या दिया हुआ है भाई, डी क्यू दिया हुआ है, हीट ट्रांसफर दिया हुआ है, हीट ट्रांसफर कितना है +20 किलो, और डी डब्ल्यू भी दिया हुआ है +50 किलो, ये दिया हुआ है। और फॉर प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस 2 to 1, रिटर्न कर रहे हैं ना 2 to 1। देखिए लिखा है इफ द सिस्टम रिटर्न टू इनिशियल स्टेट, इनिशियल 1 था और फाइनल 2 था, और रिटर्न हो रहा है कहां 1 पे, यानी फिर प्रोसेस क्या हो गया 2 से 1। तो फॉर प्रोसेस 2 to 1 क्या दिया हुआ है, ड्यूरिंग विच हीट ट्रांसफर डी क्यू कितना दिया हुआ है -10 किलो, और आपको निकालना है डी डब्ल्यू। इस प्रोसेस के लिए ये निकालना, यही चीज दिया है और ये आपको निकालना है। हाँ सी है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, सीखते हैं पहले, ठीक ना। आइए अब देखिए ये चीजें दी हुई हैं और हमको क्या निकालना है, वर्क ट्रांसफर निकालना है। तो भाई हमारा अप्रोच क्या होगा, हम कैसे समझेंगे कि हमें इस क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ना है। तो जरा ध्यान दें, डी क्यू डी डब्ल्यू है ना, यहाँ पे वर्क ट्रांसफर सिस्टम क्या है भाई, क्लोज। क्लोज सिस्टम के केस में निकालना क्या है आपको, वर्क निकालना है। और क्लोज सिस्टम में वर्क का रिलेशन कहां मिलता है हमको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या आता है आपको, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस। अब जरा देखिए आपको ये डी डब्ल्यू निकालना है, ठीक ना, और इसके लिए आपको डी क्यू और क्या चाहिए, डी यू चाहिए। डी क्यू आपको मालूम है, तो अगर किसी तरीके से आपको क्या मालूम चल जाए, डी यू मालूम चल जाए, तो आप ये प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, तरीका क्या है। सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड करना है कि आखिर हम कौन सा लॉ लगाएं। हमें यहां वर्क निकालना है और सिस्टम बता रखा है क्लोज, तो क्लोज सिस्टम का वर्क अभी अभी हमने सीखा है, ये कहां पे मिलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक ना। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस, इसमें ये हमको निकालना है, और ये निकालने के लिए हमें इन दो चीजों की आवश्यकता, जिसमें एक चीज आपको मालूम है, तो अभी हमको क्या निकालना पड़ेगा। अब डी यू निकालने के लिए जरा देखिए, अब हमको ये डी यू निकालना है। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे डी यू पूछा जाता तो हम डी यू की वैल्यू कब निकाल पाते, जब हमको ये मालूम होता, और ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, इस केस में आपको डी यू डी क्यू और डी डब्ल्यू मालूम है, ठीक ना। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, और वो कॉन्सेप्ट किसका है, इंटरनल एनर्जी का। जरा ध्यान से देखें, मान लिया हमारा प्रोसेस ये था, ये 1 और ये 2, इस प्रोसेस के दौरान इतना हीट ट्रांसफर हुआ था और इतना वर्क ट्रांसफर हुआ था। ये जो U है, U के विषय में आप एक चीज हमेशा पढ़ते आ रहे हैं, U क्या है, इंटरनल, एंड इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या है, एक, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज द प्रॉपर्टी, और जितनी भी प्रॉपर्टी है दे आर पॉइंट फंक्शन। और पॉइंट फंक्शन की वैल्यू किस पे निर्भर करती है भाई, पॉइंट्स पे, और वो कितने पॉइंट हैं, 2, इनिशियल एंड फाइनल। अब जरा देखिए, पहले प्रोसेस आया था 1 से 2, इस दौरान जो इंटरनल एनर्जी होगी उसको हम डी यू बोलेंगे। तो यहां पर आप डी यू निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि आपको डी क्यू और डी डब्ल्यू मालूम है पहले से, तो जरा निकालिए। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यहां डी क्यू कितना है भाई, 20 इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू कितना है 50, और यहां से डी यू कितना आ गया बताइए, ये इधर आ जाएगा, प्लस तो इधर माइनस, माइनस कितना हो गया, -30 किलो जूल, ठीक है। अब जरा देखिए, इस डी यू को आप क्या लिख सकते हैं,
du इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, u इंटरनल एनर्जी है और du का मतलब चेंज इन। अब जरा देखिए प्रोसेस कहां से कहां तक था, 1 से 2, तो du को हम क्या लिखें, u2 माइनस u1। हमेशा किसमें से किसको माइनस करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 1 से 2 में आए तो 2 क्या है हमारा फाइनल और 1 क्या है, तो प्रोसेस 1 से 2 के दौरान du की वैल्यू क्या होगी, u2 माइनस u1। क्लियर है, u2 माइनस, और ये वैल्यू कितनी आई है, -30 किलो जूल। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब जरा देखिए यहीं पे एक छोटा सा ट्विस्ट है जिससे हम लोग सीखेंगे कि गलत आंसर के पास ना पहुंचे। ध्यान दें, अब यहां आइए, हमको तो ये वर्क निकालना है ना, ठीक है। अब ये वर्क निकालने के लिए जरा देखिए क्या लिखेंगे, dq की वैल्यू कितनी दी हुई है, -10 इज इक्वल टू du। अब यहां du लिखना है भाई। अब इस बार हमने प्रोसेस को क्या कर दिया है, प्रोसेस क्या है 2 to 1। अब यहां इनिशियल कौन होगा, इनिशियल हो गया और फाइनल कौन हो गया, तो du की वैल्यू क्या होगी बताएं, u1 माइनस, ध्यान दें प्रोसेस 2 to 1 कब होगा, जब आप इस प्रोसेस को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। अब इनिशियल कौन बन गया 2 और फाइनल कौन बन गया भाई 1। प्रोसेस यही था, सिर्फ हम इसके डायरेक्शन को क्या किया था, उल्टा किया था। 2 से 1 चल रहे हैं तो चेंज कितना होगा 1 माइनस 2, क्योंकि 1 अब फाइनल हो गया है और 2 क्या हो चुका है, तो u1 माइनस प्लस dw। क्लियर है। अब आपको dw की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी जब आपको क्या मालूम हो, u। तो बताइए जरा क्या यहां से u1 माइनस u2 निकाल सकते हैं, कितना आएगा भाई, u1 माइनस u2 कितना आएगा 30 किलो जूल। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब देखिए -10 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 30 प्लस dw। तो जरा बताएं dw कितना हो जाएगा, ये +30 है, इधर आएगा तो -30 और -10, बात समझ में आ रहा है, -40 किलो। ठीक है, नोट कर ले। तो बात समझ में आ रही है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज कैसे हो। और ये जो अभी तक हम सीखते आ रहे थे कि पॉइंट फंक्शन हमने पढ़ा ना, मन में आता होगा कि पॉइंट फंक्शन का यूज कहां करेंगे, यूज समझ में आया कि पॉइंट फंक्शन को किस तरीके से यूज करना है थर्मल इंजीनियरिंग में। अगर हम प्रोसेस को रिवर्स करें तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू तो उतनी ही रहेगी, सिर्फ डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका हमें ध्यान रखना है, क्लियर है। नोट करें, अगले प्रॉब्लम में बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम लोगों ने लिया है वो बोर्ड पे है, देखेंगे। यहां पर बताया गया है, एक डायग्राम दिया हुआ है इस प्रॉब्लम में और कहा गया फॉर द पाथ 1 2 3 1 2 3 सिस्टम एब्जॉर्ब 100 किलो जूल। सिस्टम कितना हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, 100 किलो जूल एब्जॉर्ब कर रहा है एंड डज 60 किलो जूल ऑफ वर्क। और कितना कार्य कर रहा है, 60 किलो जूल। 100 किलो जूल हीट लेता है और उसके बदले 60 किलो जूल का वर्क करता है। ठीक है, फॉर द पाथ 1 4 3, अब दूसरे रास्ते की बात कर रहा है, 1 4 3 वर्क ट्रांसफर इज 20 किलो जूल। इस रास्ते से वर्क का ट्रांसफर कितना हो रहा है, +20 किलो जूल। तो फाइंड द हीट ट्रांसफर। इस रास्ते के लिए हीट ट्रांसफर की वैल्यू क्या हो। ठीक है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, आइए कैसे बढ़ना है इसको देखें और सीखें। सबसे पहले जो दिया है उसे लिखेंगे। पहला दिया है पाथ 1 2 3। इस पाथ में dq दिया हुआ है, हीट ट्रांसफर कितना दिया हुआ है 100 किलो जूल। अब देखिए साइन क्या होगा, प्लस या माइनस, क्यों भाई, लिखा है, ध्यान दीजिए लिखा है क्या, एब्जॉर्ब।
अगर मैं एब्जॉर्ब कर यानी मैं ले रहा हूं, अगर मैं सिस्टम हूं तो मैं हीट ले रहा हूं, तो सिस्टम को जब हीट दिया जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सो इट विल बी प्लस। एंड डज 60 किलो जूल ऑफ वर्क, और सिस्टम कितना कार्य कर रहा है, तो ये भी कौन काम किया, सिस्टम, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। dw इज इक्वल टू प्लस 60 किलो। और दूसरा एक रास्ता है 1 4 3, इसके लिए क्या दिया हुआ है भाई, dw दिया हुआ है कितना, प्लस 20 किलो, और इसके लिए क्या निकालना है, dq निकालना। बात समझ में आ रही है। अब ये चीजें दी हैं और ये हमें निकालना है। फिर बात आई कैसे निकाले भाई, जरा देखिए किस फॉर्मूले में dq और dw है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस। अब देखिए dq की वैल्यू कब निकलेगी, जब आपको du और dw मालूम हो। dw तो आपको मालूम है, लेकिन आपको क्या चाहिए, इंटरनल एनर्जी। तो अब हम इंटरनल एनर्जी यहां से निकाल लेंगे। क्यों निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिए। चाहे आप इस रास्ते से 3 पे पहुंचिए, इनिशियल पॉइंट क्या होगा 1 और फाइनल पॉइंट 3। चाहे आप इस रास्ते से जाइए, इनिशियल पॉइंट 1 और फाइनल पॉइंट 3, यानी रास्ता कोई भी हो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। बात समझ में आ रही है। तो हम du यहां से निकाल लेंगे, क्योंकि du इज द पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन को रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। इंटरनल एनर्जी क्या है, पॉइंट फंक्शन है, उसको रास्ता 1 2 3 से जा रहे हैं कि 1 4 3 से मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 2 पॉइंट के ऊपर निर्भर करेगी, 3 एंड 1। तो चाहे du की वैल्यू यहां हो, चाहे du की वैल्यू यहां, वो वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी। तो हम du यहां से निकालेंगे और उसको यहां पे, जरा ध्यान से देखेंगे, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq कितना दिया हुआ है 100, du कितना हो जाएगा बताइए, 1 2 3 में du को कितना लिखें, 3 - 1। चेंज, du क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कौन से रास्ते में, 1 2 3। तो फाइनल पॉइंट माइनस कितना होगा भाई, u3 माइनस u1 प्लस dw कितना दिया है 60। तो यहां से हमें मिल गया u3 माइनस u1 कितना 40, ठीक ना, 40 किलो जूल। अब जरा देखिए यहां पे dq तो निकालना है, du कौन से रास्ते में जा रहे हैं, 1 4 3। तो du क्या होगा भाई, du को 4 से कोई मतलब है क्या, वो तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है 3, u3 माइनस u1 प्लस dw, और dw दिया हुआ है कितना 20। dq इज इक्वल टू u3 माइनस u1 आपको मालूम है 40 प्लस। बात समझ में आ रही है, कैसे अप्रोच करना है और सही आंसर तक कैसे पहुंचना है। नोट करें, अगले प्रॉब्लम में चलते हैं, वेस्ट हो रहा है। अगला प्रॉब्लम है आपका, देखेंगे, अ गैस एक्सपैंड फ्रॉम 0 पॉइंट, एक्सपैंड मतलब फैलना, 0.03 मीटर क्यूब टू कहां हो रहा है 0.06 मीटर क्यूब एट, ध्यान रहे किस पे, एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 मेगापास्कल। प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। एक्सपेंड हो रहा है यानी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है 0.03 से 0.06 मीटर क्यूब तक। और इस दौरान एब्जॉर्ब कितना एब्जॉर्ब कर रहा है 84 किलो जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस के दौरान, आप कहेंगे कौन सा प्रोसेस है भाई, कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर आइसोबेरिक, कह रहा ना, इस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस में लिखा है कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब आइसोबेरिक।
तो ये प्रोसेस आइसोबेरिक है, जिसमें एक गैस को 0.03 से एक्सपैंड करके कहां तक लेके जा रहे हैं, 0.06 तक कह रहा है। और इस दौरान कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ है, 84 किलो जूल। तो बताएं गैस के इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं और कैसे अप्रोच करना है। देखें फिर से, पहले जो चीजें दी हुई हैं उनको नोट करें, ठीक ना। तो सबसे पहले दो वॉल्यूम दिया गया है, पहला वॉल्यूम इतना और एक्सपैंड होने के बाद दूसरा वॉल्यूम इतना है। तो पहले को मान लेंगे V1 कितना 0.03 मीटर क्यूब, दूसरा है V2 0.06। क्लियर है, V1 और V2 मालूम है। और एक चीज दी हुई है, प्रेशर क्या है, P इज इक्वल टू, और ये कांस्टेंट प्रेशर कितने के बराबर है, 1 MPa, दैट इज 10 to the power 6 पास्कल इज इक्वल टू 10 to the power 6 न्यूटन पर मीटर। क्लियर है। नाउ एब्जॉर्ब मतलब हीट की वैल्यू पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, dq 84 प्लस 84 किलो जूल। फाइंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी क्या पूछ रहा है, du कितना। ये चीजें दी हुई हैं, इतनी सारी चीजें दी हुई हैं और du पूछ रहा है। क्लियर है। फिर से बात आती है क्या और कैसे अप्रोच करें भाई, कैसे समझें, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हमको निकालना है du और दिया है dq। तो ये दोनों चीजें किस रिलेशंस में है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस क्या है भाई, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ये आपको निकालना है और ये आपको, तो हम ये कब निकाल पाएंगे, जब हमको ये और ये दोनों क्या हो, मालूम हो। लेकिन दोनों में से आपको सिर्फ dq मालूम है और dw मालूम, तो हमारा रास्ता क्या होगा, यदि किसी तरीके से हम इस dw की वैल्यू निकाल लेते हैं तो du आसानी से निकल जाएगा, ठीक ना। अब बात आएगी भाई कि इस du को निकालने के लिए हमें dw निकालना पड़ेगा। तो dw कैसे निकालें भाई, ठीक ना। तो dw निकालना हमने सीखा है, अलग अलग प्रोसेस के लिए हमने वर्क ट्रांसफर निकाला है, और यहां कौन सा प्रोसेस है, आइसोबेरिक। तो आइसोबेरिक के लिए dw कितना होगा, P इंटू V2 माइनस V1, और सब कुछ तो आपको मालूम है। तो dw पहले निकाल ले, dw इज इक्वल टू, चूंकि ये आइसोबेरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो इसका वर्क कितना होता है, P V2 माइनस। इसीलिए कल मैंने कहा था कि आपको ये पहाड़े की तरह याद होना चाहिए कि इस प्रोसेस में कितना वर्क। अगर आपको ये चीज नहीं याद है तो आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये होता है कांस्टेंट प्रेशर में वर्क, P V2 माइनस V1, और P कितना दिया हुआ है, 10 to the power 6 इंटू V2 दिया हुआ है 0.06 माइनस 0.03, कितना हो जाएगा ये, 10 to the power 6 इंटू ये कितना बचेगा 0.03, नीचे हो गया, तो ये कितना आ गया 3 इंटू 10 to the power 4। किस में वैल्यू आएगी, जूल में। अगर किलो जूल में बदलेंगे तो 30 किलो जूल। अब किलो जूल में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यूज किस में दी हुई हैं, किलो जूल में दी हुई हैं। तो वर्क आ गया 30 किलो जूल। अब ड्यू निकाल सकते हैं यहां से, dq की वैल्यू कितनी है 84 इज इक्वल टू du प्लस dw आ गया है 30। तो du कितना हो गया 84 माइनस कितना, बताइए, चौवन आया ना। बात समझ में आ रही है। सो द ऑप्शन नंबर इज बी। क्लियर है। अब एक चीज और जान लो, कितना टफ था ये प्रॉब्लम सब। ये वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो एसएससी के पेपर में पूछे गए हैं, बेस्ड अपॉन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो मैंने चारों प्रॉब्लम कराए, ये चारों डिप्लोमा लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं।
अंदाज़ा लगा सकते हो कितना टफ प्रॉब्लम पूछता है। अगर आप थोड़ी सी पढ़ाई करो तो ये सारे प्रॉब्लम आसानी से कर सकते हो, ठीक ना। तो इसलिए प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा अगर आप सजग रहेंगे ना तो बहुत अच्छे से क्लास में ही अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, थोड़ा सजग रहना पड़ेगा। जहां सेमेस्टर का सिलेबस खत्म होता है वहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू होता है, तो आपको 2 कदम और चलना होगा सेमेस्टर के साथ। सेमेस्टर के सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वहां वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछता है, और इसके लिए आपको 1.5 से 2 मिनट का समय देता है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इसमें 1 मिनट भी नहीं लगने वाला, बशर्ते कि आपने इस तरह के 10 प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रखे हैं पहले से, ठीक ना। तो सब कुछ आपकी प्रैक्टिस है, थोड़ी सी मेहनत बढ़ाएंगे तो फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी, ठीक ना। तो मैंने 4 प्रॉब्लम आपको कराया बेस्ड अपॉन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम, ठीक ना। हमने क्लोज पढ़ लिया और आइसोलेटेड पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम। एससीए की क्लास किस दिन है मेरी? सैटरडे को है ना, इसी सैटरडे को है ना। एससीए मेरे प्रोडक्शन का मेरे पास है, उस दिन प्रोडक्शन और ऑटो दोनों का क्लास टेस्ट है, ठीक ना। एससीए सैटरडे को है ना, टाइम टेबल चेक करें एक बार। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को आपका क्लास टेस्ट होगा एससीए के पीरियड में, ठीक है। सैटरडे को मेरी क्लास तो है नहीं, सैटरडे को मेरा लेक्चर नहीं है। ऑटोमोबाइल में आपका बस है और हम लोग का प्रोडक्शन वालों का। अरे कोई बात नहीं है। वर्कशॉप कितने दिन गए थे? सर मतलब बुलाए नहीं, बोले। हाँ, आप चिंता ना करो, मैं वर्कशॉप वाले को मना कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेनी है। कितने दिन वर्कशॉप गए हो भाई? तो फिर मैं बार बार कहता हूं, यहाँ अटेंडेंस के लिए आए हो आप लोग। आप लोग अपनी प्रायोरिटी डिसाइड क्यों नहीं करते? आप यहाँ किसके लिए आते हो? जब दिमाग में बसा हुआ अटेंडेंस, तो फिर कुछ नहीं सीखोगे जिंदगी भर। आपकी प्रायोरिटी अगर अटेंडेंस है कि अटेंडेंस लगाओ, मैं तो कहा ना कि अटेंडेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी क्लास में। आपको बैठना है, अपने शौक से बैठो। कभी मैं नहीं कहूंगा, जहां तक बात आपकी स्कॉलरशिप की है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होगे। मैं प्रोडक्शन का क्लास टीचर हूं, जितनी आपकी अटेंडेंस होगी उतने ही % मैं लिखूंगा, ये मैं आज बता दे रहा हूं, और पहले के स्टूडेंट्स भी इस बात को जानते हैं। मैं अपने तरफ से ईमानदारी से आपको पढ़ाता हूं, तो आपके साथ पूरी ईमानदारी बरतूंगा। जब स्कॉलरशिप का आपका फॉर्म होगा, जो आपकी अटेंडेंस होगी मैं वही लिखूंगा, और टीचर क्या लिखते हैं नहीं लिखते उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्लास की आपकी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको क्लास में अटेंडेंस देना ही देना है। ये आपकी इच्छा शक्ति है, आपको पढ़ने की इच्छा है तो ही बैठो, नहीं इच्छा एकदम फ्री, कोई दिक्कत नहीं। अटेंडेंस के लिए कभी नहीं बोलूंगा। आपको स्कॉलरशिप फंसेगी तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। उसके लिए आपको सीधे प्रिंसिपल के पास जाके उसको सही कराना होगा। अगर आपका 30% है तो मैं 30% लिखूंगा, अगर 75 कराना है तो सिर्फ प्रिंसिपल ही कर सकते हैं, दूसरा कोई फैकल्टी नहीं कर सकता। मेरी क्लास में मैं एकदम क्लियरली, फिर से पहले भी एक दिन बताया था मैंने, फर्स्ट डे भी बताया था मैंने, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है कि आप क्लास में बैठो। आप बैठोगे अपने लिए, मैं यहां खड़ा हूं अपने लिए। स्कॉलरशिप आपके लिए है, उसके लिए आप खुद जिम्मेदार होगे अगर आपका अटेंडेंस रुकता है तो। मेरे तरफ से जितने % रजिस्टर में आपका है, मैं एक दिन पहले ग्रुप में भेज दूंगा किसकी अटेंडेंस कितने % है, और वही आप चढ़ा करके ले आएंगे तो मैं साइन करूंगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। चेंज कराना है तो सीधे प्रिंसिपल के पास जाइए, प्रिंसिपल चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे तरफ से कोई चेंज होने वाला नहीं है, एकदम क्लियर कट। तो ये ध्यान रखना है, सैटरडे के दिन आपका टेस्ट है। टेस्ट में कुल 4 क्वेश्चन होंगे, 1 आवर, 1 घंटे का टेस्ट होगा और 4 क्वेश्चन, ठीक ना। पहले आप लिखेंगे और लिखने के बाद तुरंत आपका इवैल्यूएशन क्लास में ही होने वाला है। आप लिख लेंगे, अपनी कॉपी देंगे और तुरंत वाइवा होगा आपका। सिर्फ वो टेस्ट नहीं कि
कॉपी में लिखे और घर चले गए। आपके जो मार्क्स होंगे टेस्ट के, इसी के बेसिस पे आपका इंटरनल असेसमेंट का नंबर भी जाएगा। आप अपने सीनियर से कांटेक्ट करके देखेंगे, लास्ट टाइम मैंने कुछ बच्चों को 50 नंबर भी दिया है और कुछ को 90 नंबर भी दिया है। एक ही क्लास में 25% बच्चे ऐसे हैं जिनको 50 से 55 के बीच मार्क्स मिला है और कुछ को 85 टू 90 के बीच मार्क्स मिले हैं। तो आपके क्लास टेस्ट आपके इंटरनल असेसमेंट के आधार होंगे। मैं क्या ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ठीक ना। पहला यूनिट खत्म होने जा रहा है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स खत्म होते ही आपका फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो आपका टेस्ट इस बार जो सैटरडे को टेस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यूनिट का होगा। उसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पूछा जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और दूसरा है एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स। ये दो चैप्टर आपके सैटरडे के टेस्ट में रहेंगे। अगर इस टेस्ट में आप 60% मार्क्स पाते हो तो इंटरनल में भी आपके 60% रहेंगे। इंटरनल मार्क्स जो मैं अपना दूंगा उसमें आपको 60% दूंगा। अगर आपको 80% आता है तो इंटरनल में आपको जो भी आपके क्लास टेस्ट के मार्क्स होंगे आप समझ जाना कि यही आपके इंटरनल में गए हैं, एकदम क्लियर कट है। इसलिए अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर के और सैटरडे को अपना टेस्ट देना। मैं ऑफिशियली ग्रुप में आज मैसेज भी डाल दूंगा, आपका टेस्ट है और इसी टेस्ट के मार्क्स पे आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स भी जाएंगे। तो अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर्ड करें, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक्स। इसमें मैंने ऑलरेडी आपको असाइनमेंट भी दे रखा है। अच्छा, थोड़ा सा प्रोसेस को आसान कर देते हैं। फर्स्ट असाइनमेंट से ही आपका टेस्ट होगा, ठीक ना। असाइनमेंट नंबर 1 जो दिया था, क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा था। बेस्ड अपॉन असाइनमेंट नंबर 1 आपका पहला टेस्ट होगा, ठीक है। इससे आपका सिलेबस थोड़ा सा और भी कम हो जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, तो एनर्जी नहीं पूछे। कम करने का मतलब क्या है कि सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है। एनर्जी को हम अगली बार ले लेंगे, ठीक ना। असाइनमेंट नंबर 1 जो आपको दिया है, ठीक ना, और असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस दिए हैं ध्यान रखें, अगर आप उनको सही से प्रिपेयर करते हैं असाइनमेंट को तो आप मोर देन 60% मार्क्स लेके आप आ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। सिर्फ असाइनमेंट प्रिपेयर कीजिए और टेस्ट दीजिए। मैंने आपको पहले पढ़ाया, फिर उसका असाइनमेंट दिया, कुछ लोगों ने असाइनमेंट चेक भी कराया और अब उसी असाइनमेंट के ऊपर आपका पहला टेस्ट है सैटरडे को। टाइमिंग क्या है भाई, टेस्ट की टाइमिंग क्या है? ठीक है। किसी ना किसी बच्चे को आने में 5-10 मिनट लेट होता है, इसीलिए 10 की जगह कितना रखा है, 10:30। 10:30 से 11:30 टेस्ट डेट ऑन सैटरडे। सिलेबस आपका क्या हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इसमें मात्र 6 लेक्चर हैं, तो आज भी जगेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं होगी। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन है। 3 दिन में अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, सैटरडे को आकर के अपना टेस्ट देंगे। टेस्ट में आपका जो भी परफॉर्मेंस होगा, फिर पर टेस्ट में कथा कहानी नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आंसर करना है। टू द पॉइंट आंसर का मतलब फुल मार्क्स मिलने हैं। जहां कथा लिखोगे तो कोई नंबर नहीं मिलने वाला है। इसलिए तैयारी बहुत आसान है, एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर करें और फिर एग्जाम दें, ठीक है। चलिए आज क्लास यहीं रहने देते हैं, संतोष सर क्लास लेने वाले हैं, ठीक ना। ओके, थैंक यू।